Hello everyone, I am audible. I am audible. पीपीटी वगैरह सब क्लियर है? जल्दी से आ जाइए सब. सो स्टार्ट करते हैं. आई एम आशिशिका गुप्ता एंड मैं आपको पढ़ा रही हूँ पेपर 2 इकोनॉमिक्स. हमारी आज यूनिट 3 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट होने वाला है. सो अच्छे से स्टार्ट करते हैं और अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे कि हमारी हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो और फिर हमें अगेन रिवीजन करने की भी जरूरत हो. इतने अच्छे से हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद आवर फिलर फॉर्मेट. ठीक है, ये हमारे फिलर ये 3 चैनल है. ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, देन ये हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप है. अगर आप इनसे ज्वाइन होंगे तो आपको जल्दी से जल्दी हर एक न्यूज से अपडेट मिलेगी आपको. ओके, सो ये हमारे कोर्सेज हैं. पेपर फर्स्ट का ये प्राइस है 6 मंथ का, पेपर 2 का ये प्राइस है 12 मंथ का, एंड पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड वो 6 मंथ का ये प्राइस है, एंड पेपर सेकंड एंड पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों 12 मंथ का ये प्राइस है. सो ज्वाइन नाउ, डोंट मिस दिस चांस. ओके, यूजीसी नेट 2023 के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों हमारा फिलअप फॉर्म लेके आया है. सो नोट्स के अंदर आपको मिलेंगे PYQ मिलेंगे विद आंसर, 100 प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा आपको, क्विज़ेस, नोट्स, सैम्पल पेपर. ये सब आपको कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा आपको? फिलअप फॉर्म ऐप पे. ठीक है, अगर आप यूज कोड करेंगे आशी10 तो आपको गेट 10% ऑफ एनी फिलअप फॉर्म कोर्सेज. ओके, हाउ टू डाउनलोड नोट्स को कैसे डाउनलोड करना है? सो आप जैसे प्ले स्टोर पे जाके सारी ऐप को डाउनलोड करते हैं उसी तरह से आपको फिलअप फॉर्म ऐप को इंस्टॉल करना है. देन आप से क्या हो जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा स्टेप्स को, देन आप नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे. ओके, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी आती है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है. तो मेहनत करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी. तो स्टार्ट करते हैं विद आवर मोटिवेशन. जिंदगी में कभी किसी ने अपनी तुलना मत करो. ठीक है, जिंदगी में कभी भी किसी से भी अपनी तुलना मत करो. जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अपने समय पर ही चमकते हैं. समझ गए? जैसे आप दूसरे को देख के कहते हो कि अरे उसने तो IAS करना है, वो तो IAS की तैयारी कर रहा है, वो तो PCS की है, अरे मैं भी PCS की तैयारी करूंगा. पर नहीं, और आपको पता है कि आप ये कर सकते हो, इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो, फिर भी आप IAS की तरफ तैयारी करोगे, 5 साल 6 साल वहां पर बात कर देते हो. ऐसी चीजें देख के आप तो एक डाइवर्ट हो जाते हो. पर नहीं, हर किसी की तुलना हर किसी से नहीं करनी चाहिए. करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि सबके अंदर अपने अकॉर्डिंग एक एबिलिटी होती है, बस अपने आप को पहचानने की जरूरत होती है. जैसे चांद रात में निकलता है, सूरज दिन में निकलता है, तो क्या चांद और सूरज की जगह ले सकता है? सूरज या चांद की जगह ले सकता है? नहीं ले सकता.
क्यों? क्योंकि उसकी चमक अलग है, उसकी चमक अलग है, उसकी वैल्यू अलग है, उसकी वैल्यू अलग है। ओके, तो आप समझ सकते हैं इस चीज की अपनी तुलना कभी भी हमें किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। हम अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। ओके, क्योंकि यह आप अपने समय पर ही चमकते हैं, आप अपने समय पर ही चमकोगे। लाख कोशिश कर लो, ऐसा टाइम नहीं होता कि आप हर टाइम ही अपने आप को सोचो, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है आगे निकलने के लिए, है ना। जब आप वो करेंगे तो आपको ऑफकोर्स सब चीजें मिलेंगी, है ना। सो ये हमारा क्या है, आशीष 10 आप कोड यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, सो पढ़ते हैं अब हम इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। ठीक है, आर्थिक विकास को लेकर इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है हमारा, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, आर्थिक विकास को उस वृद्धि के रूप में संदर्भित किया जाता है जो एक समय अवधि के दौरान उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों में देख सकते हो। ये क्या है, एक मात्रा, मतलब ये क्या है, एक तरीके से आप ग्रोथ को माप सकते हो, है ना। क्या है ये, इसको आप माप कर सकते हो, मेजर कर सकते हो इसको। क्यों? क्योंकि ग्रोथ आप क्या देख सकते हो, फिजिकली आप देख सकते हो। हमारे हाथ, एक बेबी के हैंड होते हैं, तो हैंड क्या है, एक बेबी के हैंड है, मान लो हैंड है। अब वो एक टाइम पे आके क्या होंगे, बड़े होंगे, ये ग्रोथ है। क्या हो रही है, ये ग्रोथ हो रही है। बच्चा पहले छोटा था, अब क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो क्या हो रहा है, फिजिकली ग्रोथ आ रहा है ना उसके अंदर। तो ये ग्रोथ में आप क्या देखते हैं, फिजिकली ग्रोथ देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी रेफर्ड कैसे, टू एन इंक्रीज दैट इज विटनेस, किसके लिए, मॉनेटरी वैल्यू के लिए, और कौन किसके लिए, गुड एंड सर्विसेज के लिए, प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड। इट इज अ टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव मेजर दैट रिफ्लेक्ट किसको करता है, द पोटेंशियल इंक्रीज को इन द नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन करने के लिए और टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमी। समझ में आ गया। ठीक है, जैसे कि आप इट कैन बी मेजर कर सकते हैं इन टर्म ऑफ द इंक्रीज इन द एग्रीगेट मार्केट। हाँ, क्या होता है इसके अंदर, किसके अंदर वृद्धि देख सकते हैं, किसको वृद्धि को दर्शाता है, जब अर्थव्यवस्था में होने वाले कोई भी व्यापारिक लेन देन होता है संख्या में, जब वृद्धि दर्शाता है तो जीडीपी और जीएनपी आर्थिक धारणाओं का उपयोग करते हैं। जैसे जीडीपी आपको पता है डोमेस्टिक के अंदर, जीएनपी जो आपको पता है नेशनल के अंदर, हमारे देश के अंदर। तो क्या होता है, इसमें मूल्य में क्या करी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है। तो इसकी तुलना में आर्थिक विकास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ नैरो। ठीक है, कॉन्सेप्ट हो जाएगा व्हेन कंपेयर टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आप लोग क्या देखते हैं, इसके अंदर आपका तीनों चीजों से आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। जैसे ग्रोथ में आपने फिजिकली देखा था, है ना, इसके अंदर आप फिजिकली, मेंटली, सोशली, सब में इसमें आप डेवलपमेंट देखेंगे, है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर करता है टू द प्रोसेस बाय विच द ओवरऑल हेल्थ को लेकर, वेलबींग एकेडमिक को लेकर, जनरल पॉपुलेशन को लेकर और नेशनल इम्प्रूव को लेकर। जैसे कि आर्थिक विकास जो होता है वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी राष्ट्र की सामान्य जनसंख्या या स्वास्थ्य या कल्याण या कोई भी आप शैक्षणिक स्तर को देख लीजिए, है ना, स्टडी की रिलेटेड कोई भी एकेडमिक चीजें हैं, उसमें कोई भी ग्रोथ होना है या डेवलपमेंट होना है ना। और क्या होता है, ग्रोथ एक टाइम पे रुक जाती है, डेवलपमेंट एक टाइम पे नहीं रुकती है, डेवलपमेंट हमेशा चलती रहती है। तो ये क्या होता है, इट ऑल्सो रेफर्स टू द इम्प्रूव प्रोडक्शन को करता है, वॉल्यूम टू, वॉल्यूम किसमें, ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, प्रगति के कारण बेहतर उत्पादन मात्रा को भी संदर्भित करता है ना। जैसे कि बता दिया इसके अंदर, डेवलपमेंट किसको कर रहा है, सब चीजों को देख रहा है, हेल्थ को देख रहा है, सारी ओवरऑल हेल्थ को देख रहा है, वेलबींग को देख रहा है ना, कल्याण कर रहा है सबका, एकेडमिक लेवल को देख रहा है, मतलब आपको पता है जो आपसे पढ़ाई से रिलेटेड सारी चीजों को देख रहा है ना, अपने नेशन में लेके, मतलब नेशनल लेवल पे जो भी चीजें हो रही है उन सबको देख रहा है, समझ गए ना। और इम्प्रूव कर रहा है प्रोडक्शन में, है ना। तो ये सब किस में है, और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है, ये सब क्या डेवलपमेंट में हो रहा है, सब क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है ना।
आप क्या देखते हैं इसके अंदर, देखते हैं आप कि ये किसी देश के नागरिकों के जीवन में गुणात्मक सुधार है। क्या है ये? गुणात्मक सुधार है। ठीक है, क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट है। कैसे? इट इज द क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन द लाइफ ऑफ सिटीजन ऑफ अ कंट्री मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिटरमाइंड, किसको करा जाता है? बाय द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। ठीक है, आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर क्या क्या चीजें देखेंगे, क्या क्या चीजें देखेंगे आप लोग? ओवरऑल डेवलपमेंट देखेंगे ऑफ अ कंट्री की, है ना। और पैरामीटर्स आप लोग सेट करेंगे कि हमारे जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है, टेक्नोलॉजी कितनी है, एडवांसमेंट कितनी है ना। ये सब कितना देखते हैं आप? देखो, जैसे कि क्या होता है, देखो आगे इसके फैक्टर्स अफेक्ट क्या करते हैं डेवलपमेंट। नेचुरल प्राकृतिक संसाधन हो गया, पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज हो गई, है ना। शक्ति और ऊर्जा संसाधन, पूंजी संचय हो गया, कैपिटल अकोमुलेशन हो गया, तकनीकी संसाधन हो गए, टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज हो गए, हमने देखा। परिवहन और संचार को देखा है ना। टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज देखा है। अवेलेबल किसको कर रहा है? लेबर फोर्स को कर रहा है। शिक्षा और प्रशिक्षण प्राकृतिक संसाधन को देख रहा है। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशंस को देख रहा है। शक्ति और ऊर्जा संसाधन को देख रहा है। पूंजी संचय हो रही है, कैसे पूंजी का संचय हो रहा है। तकनीकी में संसाधन में कैसे आ रहा है, इफेक्ट डाल रहा है डेवलपमेंट। उपलब्ध श्रम शक्ति जो है वो कैसे है ना। परिवहन और संचार को देख रहा है, शिक्षण और प्रशिक्षण को देख रहा है। ये सब किस में देख रहा है? डेवलपमेंट में। मतलब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में हम लोग देखेंगे कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है ना। फिर उसके बाद पावर एंड एनर्जी, मतलब शक्ति, मतलब जो आपकी जो आप देखते हैं पावर वगैरह मिलती है आपको, लाइट्स वगैरह मिलती है, उसमें देखेंगे आप कितना मिल रहा है। पूंजी संचय कितना हो रहा है, कैपिटल एक्युमुलेशन कितना हो रहा है इसमें, है ना। फिर आपका टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है, तकनीकी संसाधन में क्या क्या हो रहा है ना। फिर आपका क्या हो रहा है? अवेलेबल लेबर फोर्स को देख रहा है। उपलब्ध श्रम शक्ति, मतलब कितने लोग काम करने के योग्य हैं, उसको भी देखोगे आप, है ना। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशंस को देखोगे। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन देख लिया आपने अंदर, तकनीकी देख लिया, संसाधन देख लिया, है ना। उपलब्ध श्रम शक्ति देख ली, है ना। मतलब मान लो आपको कितनी मिल रही है श्रम, कितना लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, है ना। परिवहन और संचार, शिक्षण और प्रशिक्षण, मतलब एजुकेशन कैसे दे कर रहे हैं, ट्रेनिंग कैसे कर रहे हैं, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, हम एजुकेशन में कितना डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, ट्रेनिंग में कितना डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, हमारे पास कितनी लेबर है, कितना काम है, कितना हमने पैसा कमाया, कितनी हमारी डेवलपमेंट हुई है ना। कितना हमारे पास पावर से रिलेटेड हमारे पास डेवलपमेंट हुई है, कितना हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड डेवलपमेंट हुई है। इन सबको देखते हुए क्या देखते हैं हम कि हमारी डेवलपमेंट कितनी हुई है ना। अब इसके अंदर HDI में आप देखेंगे, मानव विकास सूचकांक के अंदर आप लोग देखेंगे कि क्या बताया गया है। मानव विकास सूचकांक के अंदर HDI जो सामाजिक और आर्थिक विकास के विभिन्न देशों को मापने के लिए 1990 में कब किया गया था? 1990 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित और संकलित एक आंकड़ा है। ये ब्याज के 4 प्रमुख क्षेत्रों में बनाए, जैसे स्कूल शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, जन्म के समय और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय जो होती है। ठीक है, ये इन सब से निर्भर करता है, इन सब पे, है ना। ये सूचकांक एक उपकरण है जिसका उपयोग समय के साथ विकास दरों में परिवर्तन का अनुसरण करने के लिए, कितना तुलना करने के लिए करा जाता है। मतलब HDI में क्या देखते हो आप लोग कि मैंने कितना हमारे स्कूल में डेवलपमेंट हुआ, कितना किस चीज में डेवलपमेंट हुआ, है ना। एक सेकेंड, है ना, एक सेकेंड बच्चे। ओके, ठीक है। सो माना, ये आपने देख लिया, मानव विकास सूचकांक देख लिया। उससे आगे आप आगे आ जाइए। ये क्या है, इसका माप कैसे करते हैं आप, जिसका उपयोग आप कैसे करते हैं,
अपने एक देश में व्यक्तिगत मानव विकास के कितना मूल्यांकन किया जाता है, उसके स्तर का। मतलब एचडीआई में देखा जाता है कि वो कितना कमा रहा है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, और वो क्या है 1990 में से पेश भी किया गया था। एचडीआई को इस बात पे जोर देने के लिए बनाया गया था कि किसी देश के विकास का आकलन करने के लिए लोगों को उनकी क्षमताओं को अंतिम मापदंड होना चाहिए और न केवल आर्थिक विकास होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप किसी देश का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आप उसके अंदर मेजर करेंगे कि जो उसमें रहने वाले लोग हैं उनका कितनी क्षमताओं पे क्या काम कर रहे हैं वो, तो ये मेजरमेंट करना चाहिए। ठीक है, एचडीआई देशों को रैंक और तुलना करने के लिए आपका ये यूज होता है। समझ गए, इसको मैं आगे बताऊंगी। और पीक्यूएलआई, पीक्यूएलआई क्या है हमारा? पीक्यूएलआई है फिजिकल क्वालिटी लाइफ, जिसके अंदर आप देखते हैं फिजिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, है ना। फिजिकल क्वालिटी क्या देखते हैं? अटेम्प्ट टू मेजर क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखते हैं। और वेलबींग ऑफ अ कंट्री, द वैल्यू इज एवरेज 3 स्टैटिस्टिक्स होते हैं। बेसिक लिटरेसी रेट कितना होता है 15 साल के अंदर, मॉडर्निटी कितना होता है, लाइफ कितनी आपकी चलेगी एट एज, ऑल इक्वली वेटेड ऑन 1 to 100 स्केल में देखा जाता है। मतलब 1 to 100 स्केल में इसको मेजर किया जाता है, 1 से 100। ठीक है, ये डेवलपमेंट किया गया है फॉर ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के लिए, किसमें 1970s में, है ना। प्रत्युष एक कंपनी थी एंड वन ऑफ अ नंबर मेजर करने के लिए कि डिससेटिस्फेक्शन विद द यूज ऑफ जीएनपी से, और इंडिकेटर देता है कि डेवलपमेंट कैसे होता है। और ये फिर कैसे बताता है, हाँ मतलब जैसे हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, वाटर हो गया, आपका न्यूट्रिशन आप लेते हैं, एजुकेशन हो गया, ये क्या करता है इम्प्रूवमेंट करता है, इसमें जनरल प्रॉब्लम को मेजर करता है। फिर इनको क्वालिटी में क्या करता है, इनकी लाइफ में क्वांटिटिव वे के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर ये क्या करता है, इसीलिए ये देखा जाता है कि मोर्टेलिटी रेट जो होता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो अपना ये देखा जाता है इसके अंदर, ये किस हिसाब से चलता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिसर्च क्या है, यूज मीजिंग और मेजरिंग वेलबींग को मेजर करने के लिए होता है एचडीआई। ठीक है, अब ये देखेंगे आप स्टेप्स टू कैलकुलेट फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे। फाइंड परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, फाइंड द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हाँ आउट ऑफ 1000 वर्ड्स, आपको मान लो इतने जन्म हुए हैं, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट इतना है और माइनस कर दो इससे, और आपको कितने जिएंगे लोग, ये इंडेक्स इससे फिल किया, ये इतना ये रहने देना, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। अब आ जाएगा मेजर कॉजेज ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, मतलब क्या कारण है हमारे गरीबी के, है ना। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर के अकॉर्डिंग, नर्से ने बताया कि द मेन रीजन ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज द लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब हमारी जो कैपिटल है वो कम है, इसलिए हमारी गरीबी बनी हुई है। तो किंडरबर्गर ने बोला है कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी टेक प्लेस ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ मार्केट, मतलब इसको पॉवर्टी को क्या कर सकती है, ये सप्लाई साइड में देख सकते हो आप इसको, और एक डिमांड साइड, दो साइड से आप विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को पढ़ेंगे। एक पूर्ति पक्ष से करें पढ़ेंगे और एक किससे पढ़ेंगे, मांग पक्ष से। कितने, पूर्ति पक्ष और मांग पक्ष से। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर देखते हैं आप सप्लाई साइड में देखते हैं आप लोग, सप्लाई साइड में क्या देखते हैं आप लोग कि सबसे पहले आपकी क्या है सप्लाई साइड में, लो इनकम होती, क्या होती है हमारी, लो इनकम होती है। अब मेरे पास इनकम कम होगी तो मैं सेविंग कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी ना। अगर मेरे पास इनकम ही कम है तो मैं सेविंग कैसे कर लूंगी, क्योंकि मैं, मेरी जो आय आ रही है वो मैं वैसी कम है मेरी, तो मैं उसके अंदर अपनी बचत कैसे करूंगी, क्योंकि मुझे रोजमर्रा की जिंदगी में जो मेरे खर्चे होते हैं, है ना, मेरे पास खर्चे हो रहे हैं, मान लो मेरे को आना जाना भी करना है, मेरे को खाना सब्जी वगैरह भी लेनी है, थोड़े और फ्रूट्स भी लेने हैं, इन सब चीजों में ही हमारा क्या होता है, आधी इनकम खत्म हो जाती है ना। कुछ हमारी एजुकेशन पे चली जाती है, कुछ हमारी हेल्थ पे चली जाती है। तो क्या होता है जब आपकी लो इनकम होती है तो फिर क्या होता है, और सब चीजें भी लो हो जाएंगी, सेविंग भी हमारी, कैसे सेविंग कर लोगे आप, तो फिर क्या होगी, उत्पादन क्या हो जाएगा हमारा, लो हो जाएगा, लो प्रोडक्टिविटी कर पाओगे, इन्वेस्टमेंट फिर जीरो हो जाएगा, लो ही हो जाएगा एक तरीके से, है ना। फिर क्या होगा, फिर ऐसी लो इनकम, फिर ये क्या है, पूर्ति पक्ष।
इसमें क्यों होता है पूर्ति पक्ष में? क्यों? क्योंकि इसमें इनकम कम होती है। पूर्ति पक्ष में क्या होती है? इनकम कम होती है। उसकी वजह से क्या करते प्रोफेसर नरकर बता रहे हैं कि सप्लाई साइड देर स्मॉल कैपेसिटी होती है, सप्लाई साइड के अंदर कम कैपेसिटी होती है लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम के लिए। ठीक है, जो जो हमारी लो रियल इनकम होती है रिफ्लेक्शन करती है लो प्रोडक्टिविटी में, विच इन टर्न इन ड्यू लार्जली टू द क्या होगा, टू द लैक ऑफ कैपिटल। कैपिटल हमारी पूंजी कम है, उसकी वजह से क्या होता है हमें सप्लाई साइड में गरीबी देखने को मिलती है और ये चक्र चलता रहता है। क्या होता है? चलता रहता है। जो अल्प विकसित देश होते हैं उसके अंदर पूंजी निर्माण नहीं के बराबर होता है। कैसा होता है? नहीं के बराबर होता है। जो अंडर डेवलपमेंट हमारे देश होते हैं उसके अंदर क्या होता है? पूंजी निर्माण क्या होता है? क्या होता है? नहीं के बराबर हो जाता है एकदम। ठीक है, उसी से फिर हमारा क्या होता है? ये चलता रहता है, चलता रहता है। ऐसे ये किसने दिया? ये प्रोफेसर नर्क्से ने। ठीक है, अब हम डिमांड साइड का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? अब आप क्या देखते हैं इसका ना, मांग पक्ष में देखते हैं पहले लो प्रोडक्टिविटी होती है। क्या होती है? लो प्रोडक्टिविटी होती है। लो प्रोडक्टिविटी कम होगी तो फिर क्या होगा हमारा? इनकम कम होगी। क्या होगी फिर? मेरी इनकम कम होगी। तो इनकम कम होगी तो क्या होगी? लोग क्या करेंगे? डिमांड कम करेंगे, है ना। जब मेरे पास क्या है, प्रोडक्टिविटी में कम कर रही हूँ तो क्या होगा? उससे मेरी इनकम क्या होगी? कम हो जाएगी। फिर उससे मेरी डिमांड क्या ज्यादा? नहीं, डिमांड भी मेरी कम हो जाएगी, है ना। इन्वेस्टमेंट मेरी क्या होगी? कम हो जाएगी। फिर उससे लो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ये क्या है? ये डिमांड वाला है। क्या है ये? डिमांड वाला। क्या बता दें? ऑन द डिमांड साइड इंड्यूसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी लो। इंड्यूसमेंट इन्वेस्टमेंट बताया था। स्मॉल परचेसिंग पावर मतलब हमारी परचेसिंग पावर क्या होगी? कम होगी। ये लिखा है ना यहाँ पे, स्मॉल परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल। क्यों होगी? ऑन द डिमांड जब आप करेंगे, डिमांड साइड में देख रहे हैं, इंड्यूसमेंट ऑफ इन्वेस्ट में ही लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास परचेसिंग पावर क्या है? कम है। और स्मॉल रियल इनकम, जो स्मॉल रियल इनकम होती है ये अगेन ड्यू टू लो प्रोडक्टिविटी कर देती है। फिर लो प्रोडक्टिविटी लेवल होती है तो लो अमाउंट होता है। फिर आप कैसे कैपिटल यूज करोगे प्रोडक्शन के लिए? नहीं कर पाओगे, है ना। तो फिर क्या होता है? ऐसे ही हमारा गरीबी का दुष्चक्र ऐसे ही घूमता रहता है। क्या होता है हमारा? गरीबी का दुष्चक्र ऐसे ही चलता रहता है ना। समझ गए आप लोग? इतना समझ गए? क्या होता है हमारा? गरीबी का दुष्चक्र चलता रहता है ना। अच्छा, मैं अब आप लोगों के कमेंट देख लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि बार बार कमेंट देखो तो फिर प्रॉब्लम होता है बच्चा, है ना। अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछ लेना, फिर मैं बार बार कमेंट नहीं देखा करूंगी, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। जोया, जोया आपकी फर्स्ट क्लास है बच्चा। जोया आपकी फर्स्ट क्लास है बच्चा। कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आपकी फर्स्ट क्लास है और आप ओके फर्स्ट क्लास है। ओके, आप क्या कह रहे हैं? आपको पीडीएफ नहीं मिल रही है? पीडीएफ बेटा उसी में ही है, नोट्स। इकोनॉमिक्स की पीडीएफ आप इकोनॉमिक के कंटेंट में जाएंगे ना, जब आप कंटेंट में जाएंगे उसमें जाके आप देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक नोट्स वाला फोल्डर होगा, है ना। नोट्स वाला फोल्डर होगा। कंटेंट में जाएंगे तो नोट्स लिखा होगा, उसको टच करना, फिर उसमें अंदर आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों अलग आपके पास आएंगे। उसमें लिखा होगा, उसमें सारे मटेरियल है, सब कुछ है उसके अंदर। आई थिंक सो 1.5 महीना हो गया है, हमारी 80 क्लासेस हो चुकी हैं, 80 से अब हो चुकी हैं, तो 80 क्लासेस का मटेरियल सब है उसमें। ठीक है, परेशान नहीं होना, अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है जोया। आज से मैंने न्यू यूनिट याद स्टार्ट करी है, तो आप इसे अच्छे से करो और जो प्रीवियस है उसको भी देखते रहो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। क्योंकि ज्यादा बर्डन लोगे, सब पढ़ोगे तो एक साथ नहीं हो पाएगा। पेपर फर्स्ट भी करना होता है हम लोगों को, है ना। तो अभी आप आराम से करो, जो करा रही हूँ बिल्कुल इजीली करो, ठीक है। फिर पीवाई क्यूज और एमसीक्यूज तो करेंगे ही हम लोग, है ना। है ना, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है बेटा आपका?
वॉइस वगैरह सब क्लियर है ना? ओके, सो क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी में क्या डेवलप करते हैं? मोस्टली ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, ठीक है, ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्या बताते हैं इसके शास्त्रीय विकास सिद्धांत के अंदर? औद्योगिक क्रांति के दौरान क्या हुआ था कि ज्यादातर जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे उन्होंने विकसित किया था इसको। और शास्त्रीय विकास सिद्धांत की पूंजी जो हम संचय करते हैं ना, पूंजी का संचय मतलब पूंजी को आप इकट्ठा करते हैं, संचय करते हैं, तो उसके लिए विशेषज्ञता और श्रम का विभाजन किया था और तुलनात्मक लाभ की खोज से प्राप्त मुनाफे के पुनर्निवेश में क्या किया था? आर्थिक विकास की व्याख्या करी थी, ठीक है। इन्होंने किया था, किसने? ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट में। क्या किया था? अ रिजल्ट ऑफ कैपिटल अक्यूमुलेशन एंड द रीइन्वेस्टमेंट किया था प्रॉफिट्स में डिराइव फ्रॉम स्पेशलाइजेशन, द डिवीजन ऑफ लेबर एंड द परस्यूट ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। इसके अंदर देख इस क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो फेमस क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो आप देख पा रहे हैं, है ना। अभी इनकी हम थ्योरी आगे पढ़ेंगे। सो ये देख लीजिए क्या आर्थिक विकास का मॉडल के अनुसार क्या है? वृद्धि के निवेश में वृद्धि होती है, ठीक है। पूंजी के क्या होते हैं? वर्तमान में जो स्टॉक होता है उसकी सुधारी हुई तकनीकी के अकॉर्डिंग क्या करता है? इसमें वृद्धि करता है। जब आप पूंजी का संचय करेंगे, पूंजी बनाएंगे, तो वृद्धि में क्या होगा? वेज फंड भी बढ़ेगा, मतलब मजदूरी बढ़ेगी। फिर मजदूरी उससे क्या होती है? बढ़ेगी, लोग भाई उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मजदूरी दर क्या हो जाएगी? संख्या उसमें बढ़ जाएगी, है ना। और क्या होगा? उसमें मांग भी बढ़ जाएगी फिर, है ना। और श्रम और पूंजी लगाकर खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जब श्रम लगाएंगे आप और पूंजी लगाएंगे तो आपकी क्या, आपको लेबर भी तो चाहिए होगी, तो क्या होगा? इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। क्या होगा? इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, है ना। एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा ना इससे, समझ गए, है ना। फिर क्या होता है इसके बाद? फिर इसके बाद क्या होता है? भूमि पर घटते हुए प्रतिफल के नियम के लागू होने पर श्रम लागत बढ़ जाएगी। श्रम की लागत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना। कहाँ गया पेन? ये रहा। आप क्या देखते हैं? अन्न की कीमत बढ़ जाती है तो जिससे क्या होगा? रेंट बढ़ जाएगा। क्या होगा? लगान बढ़ेगी। लगान भी तो बढ़ेगी, जो अन्न की कीमत बढ़ेगी तो फिर रेंट भी बढ़ेगा, है ना। मजदूरी फिर बढ़ती है, फिर इस प्रकार लाभ कम हो जाता है। क्योंकि इतना आप बढ़ाओगे तो क्या होगा? लाभ में इतना नहीं होगा। लाभों में कमी होने का मतलब क्या है? निवेश घट जाता है, मतलब हम इन्वेस्टमेंट कम कर पाएंगे और प्रौद्योगिकी प्रगति रुक जाती है ना। मुद्रा कोष घट जाएगा इसके अंदर, मजदूरी कोष, है ना। जनसंख्या में वृद्धि तथा पूंजी संचय धीमे पड़ जाते हैं, जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और क्या होगा? स्थिर अवस्था शुरू हो जाती है, फिर स्थिर अवस्था होना शुरू हो जाती है, समझ गए। अब देखो, लेज़र फेयर पॉलिसी होती है। जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे वो क्या करते थे? इसके अंदर बिना जो भारी हस्तक्षेप वाले जो अर्थव्यवस्था होते थे, जो करते थे, हस्तक्षेप करते थे, उसमें विश्वास रखते थे। कौन? क्लासिकल इकोनॉमी। क्या करते थे? क्लासिकल इकोनॉमी बिलीव करते थे, आबंध नीति में, ठीक है। और कैपिटल अकोमुलेशन ऑफ की ऑफ प्रोग्रेस, मतलब पूंजी का संचय आर्थिक विकास की क्या पूंजी है? पूंजी संचय को आप कभी भी आर्थिक विकास में क्या पूंजी मानता है, ठीक है। इसके लिए आप अधिक बचत करने पर जोर देता है। क्या होता है? बचत होगी तभी तो पूंजी का संचय होगा। तो पूंजी की जब पूंजी बढ़ेगी तो भूमिपति को ही क्या बचत करने के योग्य समझा जाता है ना। श्रमिक वर्ग को बचत करने में असमर्थ समझा जाता है। मतलब क्या होता है? श्रमिक जो हमारे लेबर होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो क्या होता है? वो बचत कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब उनके पास पूंजी का इतना संचय ही नहीं हो पाएगा तो बचत कैसे करेंगे, है ना। तो वो उनकी निर्वाह कैसे करेंगे? मतलब मान लो अपनी रोजमर्रा जिंदगी का निर्वाह कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। फिर क्या होता है? लाभ निवेश कि प्रॉफिट द इंसेंटिव टू इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्लासिकल सिद्धांत के अनुसार लाभ निवेश को प्रेरित करता है। किसको करता है? लाभ निवेश को प्रेरित करता है। लाभ जितना ही अधिक होगा, पूंजी संचय क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी। मतलब हमारा प्रॉफिट जितना
जितना भी होगा पूंजी संचय क्या होगी, उतनी अधिक होगी। जो मेरा लाभ ही नहीं होगा, मेरे को प्रॉफिट ही नहीं होगा, मान लो मुझे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो मेरे को कैसे क्या कहते हैं मेरा पूंजी संचय होगा, कैसे होगा, कैसे ज्यादा बढ़ेगी, नहीं बढ़ पाएगी ना, है ना, समझ रहे हो। अब हम देखते हैं इसके अंदर कार्ल मार्क्स की थ्योरी। किसकी थ्योरी देखेंगे अब आप, कार्ल मार्क्स की थ्योरी, है ना। अब कार्ल मार्क्स की थ्योरी में आप तीन चीज ऐसे समझिए क्या होता है। आप इसके अंदर देखते हैं कार्ल मार्क्स का आर्थिक विकास के सिद्धांत, कार्ल मार्क्स का मार्क्सियन थ्योरी होती है हमारी, मार्क्सियन थ्योरी, है ना। इससे दास कैपिटल कहते हैं, ठीक है, ठीक है। मार्क्स क्या बताते हैं, आर्थिक विकास के तीन इसमें बताएंगे भी। देखो, आर्थिक विकास के सिद्धांत में तीन योगदान दिया है, ठीक है। इतिहास की आर्थिक विकास करने के लिए, पूंजीवादी विकास की, और आपका ये क्या कहते हैं योजनावाद आर्थिक का, ये सब, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है मेटेरियलिस्टिक, ठीक है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या क्या, उत्पादन की विधि, उत्पादन के संबंध में इन्होंने बताया कि विभाजन और सहकारिता कैसी हुई है ना। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब इन्होंने इसके अंदर इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर ये चीजें बताई हुई है कि कैसे हम, इसके अंदर देखो लिखा है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या ये स्पष्ट करने का प्रयत्न करती है, क्या करती है कि जो ऐतिहासिक भिन्न भिन्न वर्गों के बीच लगातार आर्थिक संघर्ष का जो परिणाम निकला था, जो रिजल्ट निकला था, इसका संघर्ष का प्रमुख कारण क्या, मोड ऑफ प्रोडक्शन, कैसे हम विधि करते हैं, मतलब कैसे हम उत्पादन को करते हैं, क्या क्या हमें यूज चाहिए होता है ना, क्या क्या इसमें रिलेशन है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज को एक ढांचे में बताया गया था कि जो संपत्तिवान होता है, मतलब जिसका पैसा होता है, और जिसके पास संपत्तिहीन होता है, जिसका पैसा नहीं होता, उत्पादन की विधि में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए समाज के विकास में एक ऐसी अवस्था आती है जब उत्पादन की शक्तियां समाज के वर्ग ढांचे से क्या करती हैं, टकराती हैं। परिमाण स्वरूप वर्ग संघ क्लास स्ट्रगल होता है, क्या होता है, क्लास स्ट्रगल होता है ना। सरप्लस वैल्यू क्या होती है, पूंजी क्या देखते हो सरप्लस वैल्यू में आप, मतलब क्या होता है, जब आपका पूंजीपति देखते हो आप, पूंजीपति होता है तो मार्केट के कुछ मुद्रा को क्या करता है, वो लेकर आता है, मतलब एम को, वो मुद्रा को लेकर आता है। उसमें क्या होता है, कच्चा माल होता है, मशीन होती है, और जो श्रम करने की शक्तियां होती है, आदि उत्पादन के साधन क्या करता है, वो खरीदता है, क्या करता है, वो खरीदता है। समझ गए। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे ही होता है जो पूंजीवाद का वर्ग संघर्ष कैसे करता है, वो अपने आर्थिक विकास के अंदर ढांचे का निर्माण करता है, क्या करता है, ढांचे का निर्माण करता है। पूंजीपतियों के अकॉर्डिंग क्या देखता है, वो कैसे संघर्ष कर रहा है ना, है ना। मान लो जैसे पहला देखा है, श्रमिक क्या अपनी श्रम शक्ति को बेचता है, किसको बेचता है, अपनी श्रम करने की शक्ति को बेचता है। मतलब वो इतनी मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, इसकी श्रम शक्ति नहीं होगी तो क्या काम, वो काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो ये वस्तुएं बनाता है, तो निर्मित वस्तुएं बेची जाती, बनी हुई। तो पूंजीपति है, क्या करता है, मुद्रा की राशि जो उसको प्राप्त होती है और वह उसके द्वारा राशि से अधिक होती है, खर्च की राशि से क्या होती है, अधिक होती है। मतलब जो पूंजीपति होता है वो मार्केट में कुछ मुद्रा को लेकर आता है, मतलब ज्यादा सारी मुद्रा नहीं लेके आता है, कुछ मुद्रा लेके आता है। मुद्रा क्या होगा, यहाँ पे एम हो गई मान लो, है ना, कुछ मुद्रा लेकर आता है। तो क्या करता है, उससे क्या करता है, कच्चा माल, ये सब चीजें क्या करता है, वो इन सब साधनों को, उत्पादन के साधनों को क्या करता है, खरीदता है। समझ आ रही, उत्पादन के साधनों को क्या करता है, खरीदता है, ठीक है, समझ गए। जैसे मशीनें हो गई आपकी, आपकी श्रम शक्ति हो गई, कच्चा माल हो गया, सब क्या करता है ना। अब मार्क्स के अनुसार क्या बताया उसके अंदर कि अतिरिक्त श्रम द्वारा ही पूंजी संचय होती है। मतलब जो पूंजी का संचय होगा वो कैसे होगा,
मतलब श्रम शक्ति अगर आप ज्यादा मतलब अतिरेक कर रहे हैं, श्रम शक्ति द्वारा ही पूंजी संचय होती है। समझ गए? मतलब मजदूरी आप कर रहे हो तो उत्पादन के लिए क्या होगा, जैसे काम करने के घंटे बढ़ाने के लिए कार्यकारी दिन में लंबा 5 करके यदि काम के 10 घंटे बढ़ाकर बाहर कर दिया जाए तो क्या होता है, 12 कर दिया जाए तो क्या होगा, अतिरिक्त श्रम अपने आप 4 से बढ़कर 6 हो जाता है। समझ गए? क्या होता है, ये काम ज्यादा करवाते, निर्वाह ज्यादा होता है। ठीक है, मजदूरों के निर्वाह उत्पादन के लिए क्या करता है, अपेक्षित घंटों की संख्या घटा दी जाती है, उन्हें 6 घंटे से घटाकर 4 घंटे दिया जाता है। फिर श्रम फिर 4 से बढ़कर 6 हो जाता है। ठीक है, ज्यादा होता है तो अब श्रम की उत्पादकता बढ़ाकर क्या करते हैं, मशीनरी मान लो उसके अंदर क्या करते हैं, पूंजी की मात्रा भी लाभों को निर्धारित करती है। कैसे करती है, जैसा कि मार्क्स ने कहना है कि पूंजी की वह मतलब वो श्रम है जो एक क्या होता है, जैसे देखो उसमें बताया गया है मशीनरी के प्रयोग और बच्चे भी काम पर लगाए जाते हैं जिससे पूंजीपति के लिए अतिरिक्त मूल्य बढ़ता है। समझ गए? मार्क्स के अनुसार बताया जा रहा है मशीनरी के प्रयोग के लिए औरतों और बच्चों पे भी काम के लिए लगाया जाता है जिससे क्या होता है, अतिरिक्त मूल्य बढ़ता है। मतलब सब मशीन में लगेंगे, सब काम करेंगे उनके तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा काम होगा, कैपिटल पूंजी संचय होगा, है ना, श्रम के द्वारा। मतलब ये वही बता रहा है ना, हम ज्यादा से ज्यादा काम करें, श्रम करें, है ना, मजदूर, तो क्या होगा, तभी हमारा कैपिटल अकोमुलेशन होगा, हमारी पूंजी का संचय होगा, हमारी पूंजी बनेगी, मतलब हमारा पैसा बढ़ेगा, मूल्य हमारा बढ़ेगा। समझ गए? समझ गए इसको? है ना? क्या बताया जाता है फिर इसमें, मतलब इसमें क्या है, पूंजी की मात्रा पे क्या करता है, ये निर्धारित करता है। जैसा कि मार्क्स से कहना है कि अगर पूंजी एक श्रम है तो जैसे मांसखोर जंतु होता है ना, वो जीवित श्रम का खून चूस कर ही जीवित रहती है, वह जितना अधिक श्रम को चूसती है उतना ही अधिक जीवित रहती है। ऐसी मार्क्स बता रहा है कि स्थिर पूंजी तथा परिवर्तन जो पूंजी होती है उन दोनों में क्या बताता है डिफरेंस, कि कच्चे माल का जो उपकरण होता है खरीदने में पूंजी का जो सी होता है वो स्थिर होता है। क्या होता है इसमें, स्थिर पूंजी क्या होती है, स्थिर पूंजी सी होती है, और परिवर्तन वाली जो परिवर्तन होगी वो क्या होगी, वी होगी। समझ गए? इसमें एक आ जा रहा है जैसे मांसखोर जंतु होता है वो जीवित श्रम को कैसे खून चूसता रहता है जब तक वो जीवित वो रहेगा, उसी तरीके से ये क्या करता है, ऐसी श्रम को चूसता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा काम करवाता है। समझ गए? स्थिर पूंजी बोलते हैं सी, और क्या बोलते हैं, परिवर्तन पूंजी वी। ठीक है, अगर आपको कुल मूल्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अब देखो उसमें लिखा है इस प्रकार वस्तु का आप कुल मूल्य निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, स्थिर पूंजी परिवर्तन पूंजी को जमा करेंगे, अतिरिक्त मूल्य को, तो सी प्लस वी प्लस एस हमारा निकल आएगा। मार्क्स स्थिर पूंजी का परिवर्तन पूंजी से अनुपात, ऐसे ऑर्गेनिक कंपोजिशन कैपिटल निकाल सकते हैं। और डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन कैसे निकलता है, एस वाई के लाभ पे क्या होता है, अतिरिक्त मूल्य की दर पर ही निर्भर करता है। यदि पूंजी की क्या होता है, संगठित मतलब उसको संरचना करी जाती है, ठीक है, उसकी संगठित संरचना करी जाती है ना, उसको क्या किया जाता है, तो भले ही अतिरिक्त मूल्य क्या करा जाता है, क्या होता है, जो हमारी पूंजीपति होते हैं उनके बीच प्रतियोगिता होती है, वो अपनी वस्तुएं सस्ती करने पर विवश करती हैं। क्यों? क्योंकि क्या क्यों करेंगी, क्योंकि उन्हें क्या करना है, पूंजी का संचय करना है। उनकी जो क्या कहते हैं, जो उनकी साथ वाली जो प्रतियोगिता करने वाली जो दूसरी वाली कंपनी है वो क्या करेगी, उसी में बेचेगी, तो वो क्या करेंगे, अपनी वस्तुओं को सस्ती कर लेंगे और मशीनें लगाई जाए जिससे श्रम उत्पादकता बढ़ती है, मतलब और मशीनें लगाएंगे जिससे और काम करेंगे लोग, तो क्या होगा, मशीनों का स्थानापन्न करती है, एक दूसरे से मशीनों का स्थानापन्न करेगी, बताया था ना स्थानापन्न, है ना, तो पूंजी को क्या करती है, संगठित संरचना बढ़ने लग जाती है, दोनों सी और बी क्या होने लग जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं, और लाभों की दर क्या होगी, फिर क्या होगी, संबंध
क्या होगा, पूंजी की संगठित संरचना के बीच विपरीत संबंध हो जाता है, मतलब अलग अलग समझ, इसलिए लाभों की दर क्या होती है, घटने लग जाती है। क्या हो जाती है, क्योंकि क्या करेगा, वो ज्यादा श्रम करवाएगा तो क्या करेगा, लाइन पे आके उसको लाभ की दर तो क्या हो, कम हो जाएगी, क्योंकि वो नई नई मशीनें लगा रहा है। एक मशीन से नहीं, वो दूसरी मशीन और खरीदा है कि लोग और आएंगे, काम करेंगे और वो होगा, पर नहीं, गलत, ऐसा नहीं होगा, उसका घाटा होगा उसको। ठीक है, समझ में आ गया। सुम्पेटर की थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग। सुम्पेटर की थ्योरी में क्या था, ठीक है, इनोवेशन थ्योरी थी ना इसकी। इसमें क्या देखते हैं आप लोग, सुम्पेटर की थ्योरी में, इससे पहले मैं आपको ऐसा करती हूँ, थोड़ा वो करा देती हूँ, इसके वन लाइनर क्वेश्चन करा देती हूँ, ठीक है बच्चा, क्योंकि ये थ्योरीज हम फिर कर लेंगे, अभी थोड़ा वन लाइनर कर लेते हैं, ठीक है। इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का थोड़ा वन लाइनर कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, वन लाइनर कर लेते हैं थोड़ा हम लोग, जिससे कि क्या कहते हैं, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ठीक है। फर्स्ट क्या है, माल्थेशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, किसने दिया है, टी आर माल्थस ने दिए, किसने दिया, टी आर माल्थस ने दिए 1798 में, किसमें दिए, 1798 में दिए है ना। और मार्क्स वाली थ्योरी, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मार्क्स 1867 में दिया है, ठीक है। लॉरेंस का जो कर्व है, लॉरेंस 1905 में दिया है, ठीक है। लॉरेंस कर्व किसने दिया है, मार्क्स लॉरेंस ने दिया है 1905 में, ठीक है। सुम्पीटर सुम्पीटेरियन थ्योरी किसने दिया है, सुम्पीटर की, किसने दिया है, किसने दिया है, 1900, हैरल्ड मॉडल आर एफ 1939 में दिया है। इतना लिख लिया आप लोगों ने,
ये बिग पुश थ्योरी किसने दी है? रोसेस्टेन रोडान ने दी है 1943 में। ओके, फिर उसके बाद डॉमर मॉडल, डॉमर ने दिया 1946 में। ठीक है, डिपेंडेंसी थ्योरी 1949 में। ठीक है, बैलेंस ग्रोथ किसने दिया है? बैलेंस्ड ग्रोथ रोस्टेन रोडान ने दिया है और रैगनार नर्क्से ने दिया है। आर्थ लुइस ने दिया है। स्काइटसोवस्की ने दिया है एंड ले बेंस्टीन 1950 में दिया है। ठीक है, इतना नोट कर लो आप लोग। तो अनबैलेंस्ड ग्रोथ हिट्समैन ने दिया है। ठीक है, ठीक है, 1950 में। ओके, बीच सर्कल ऑफ पॉवर्टी नर्क्से ने दी है। ठीक है, 1953 में। थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर WA लुइस ने दिया है 1954 में। 1954 में। ओके, इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस कुजनेट 1955 है ना। इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस कुजनेट ने दिया है 1955 में। ओके, सो 14 पे आ गई।
वेज गुड मॉडल ब्रह्मानंदा ने, ठीक है, ब्रह्मानंदा में क्या किया है, एंड वकील 1956 में। ओके जोया बेटा, मैंने ये चीज, आप फर्स्ट क्लास में आए ना इसलिए आपको पता नहीं है। एक्चुअली क्या है, हर चीज आप हिंदी में पढ़ोगे ना तो आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। कुछ चीजें बेटा इंग्लिश में भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हिंदी से ही हमारा ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो हिंदी इंग्लिश दोनों लेके आती हूँ। बट ये कुछ ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन है, अनबैलेंस्ड ग्रोथ हेड्समैन ने दिया, विशेष सर्कल ऑफ पावर्टी नक्शे ने दिया, ये सब आप नॉर्मली याद कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और फिर पेपर में बैठोगे तो दोनों चीजें आपको मिलता है, ये आपको पता ही है ना। आप दोनों पे ध्यान देना शुरू करो, ये मैंने शुरू से बोला है। आप आज फर्स्ट क्लास में आए हो ना, इसलिए आपको इतना मेरी आपसे बात नहीं हुई है। बट मैं आपको यही बोलना चाहूंगी बच्चा कि ना, कोशिश करो कि हिंदी में पढ़ोगे ना तो इंग्लिश में भी पढ़ो। उससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, फिर आगे आपका ग्रोथ नहीं रुकेगा, क्योंकि हिंदी में ग्रोथ नहीं है बेटा, हमारा इंग्लिश में ग्रोथ है तो दोनों में, बट हमें इंग्लिश भी तो आनी चाहिए, हिंदी से ही थोड़ी ना काम चल जाएगा, है ना। सो एक सेकंड बच्चा, माइक और वीडियो ऑफ कर रही हूँ। क्या वो एक्चुअली कुछ काम आ गया था तो इसलिए, हाँ। सो हम कैरी ऑन करते हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट क्या कर रहे थे, कहाँ तक लिया था हमने, 14 तक, वेज गुड तक, ठीक है। फिफ्टीन, ठीक है। 15 में क्या है, क्या करेंगे हम उसमें, सॉरी वेज गुड, क्या बोलने आते हैं, इसके बाद हम करेंगे द लॉन्ग रन ग्रोथ मॉडल। जो हमारा लॉन्ग रन ग्रोथ मॉडल है वो किसने दिया, RM सोलो ने। किसने दिया है, RM सोलो ने, 1956, ठीक है। जो लो लेवल का इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम ट्रैप है हमारा, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप है हमारा। क्या देखता है इसमें, पॉपुलेशन ट्रैप थ्योरी। कौन सी, पॉपुलेशन ट्रैप थ्योरी।
पॉपुलेशन ट्रैप थ्योरी। नेल्सन लेविस्टन 1956। कैपिटल अकोमुलेशन, जो कैपिटल अकोमुलेशन थ्योरी है वो मॉडल जॉन रॉबिन्सन ने दी है। किसने दी है? क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थेसिस लेविस्टन ने दी है। लेविस्टन ने दी है 1957 में। किसमें दी है? 1957 में, 1957। ओके, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग कल करेंगे। ठीक है, इतना समझ लिया हम लोगों ने। कल थ्योरीज कंटिन्यू करेंगे सारी, है ना? थ्योरीज भी हमें कंटिन्यू करनी है। ठीक है, तो कल संडे को देखते हैं किस टाइम पे क्लास रखती हूँ मैं आपकी। होगी तो क्लास आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग आ जाना आप लोग। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं। फिर हम लोग कल इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना, सुम्पिटर की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा लुईस का मॉडल है, ये देखेंगे। इसके अंदर दो जो आपके ना टू सेक्टर मॉडल्स में क्या बात करी है इसने, लुईस ने, है ना। पूंजीवादी अतिरेक का सृजन है, बड़े धक्के का सिद्धांत है, वो क्या है। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे, हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइन द क्लास। सो गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। ठीक है, ठीक है। सो ऑफ करते हैं।